हेलो दोस्तों, मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था और इसमें हमने जाना था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और हमने जाना था कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरे होते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल का मतलब हमने जाना था कि जो बाहर पाए जाने वाले ऑर्गन है, बाहरी साइड में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको अपन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं और जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको अपन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक सिंपल सा डायग्राम हमने देखा था। यहां पर जो है हमें इधर जो दिखाई दे रही है ये राउंड सर्कल वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन टेस्टिस। उसके बाद में इस टेस्टिस के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इस टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है हमारे स्पर्म का। अब हमने जान लिया था स्पर्म क्यों जरूरी है और इसका क्या यूजेस है। सिंपल शब्दों में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि यहां पर टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो स्पर्म यहां से निकलकर इन छोटी छोटी ट्यूब्यूल से निकल करके इस एपिडिडाइमिस में जाता है और इस एपिडिडाइमिस की मदद से ये इस वास डिफरेंस के अंदर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर दिख रहा है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से ये यहां पर दोस्तों आगे की तरफ चला जाता है। कहां पे जाता है, इस वास डिफरेंस से दोस्तों यहां पर चला जाता है और उसके बाद में जो यहां पर ये छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जिसको अपन सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, इस स्ट्रक्चर से कुछ सेक्रेशंस और इसमें ऐड हो जाते हैं स्पर्म के अंदर। और जब इजैकुलेशन का टाइम आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जब स्पर्म जो सीमन एक कंटेंट में निकल कर आता है, उसके निकलने से पहले जो है यहां पर ये क्या होता है, स्टोर होता है और यहां से ये बिल्कुल आकर के जो ये डक्ट आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं इजैकुलेटेड डक्ट और यहां पर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स खत्म होता है और सीमेन बाहर आता है तो वो कहां से आता है, इस इजैकुलेटेड डक्ट से निकल करके इस यूरेथ्रा में आता है और इस यूरेथ्रा, जो ये यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, इस यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर आता है। ठीक है, और उसके बाद में ये इस तरह से हमने समझ लिया था कि ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है और इसकी मदद से हम समझने वाले हैं हमारे सारे सिस्टम को। उसके बाद में दोस्तों हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशली स्क्रोटम। मतलब जो हमने पढ़ा था दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कुछ होते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल में हमने ये सारे पढ़ लिए और एक्सटर्नल में हमने दो पढ़े थे, एक होता है स्क्रोटम और दूसरा होता है दोस्तों पेनिस। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्क्रोटम को, देन हम नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा पेनिस। तो सबसे पहले इसको हम साफ करेंगे। इट्स वेरी चिपक गया बोर्ड पे ये कलर, इट्स नॉट शूटिंग, वी हैव टू करिंग बहुत ज्यादा मेहनत तब जाके ये यहां से साफ होगा। तो दोस्तों फाइनली बहुत सारी मेहनत करने के बाद में हमने इस बोर्ड को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द टॉपिक of male reproductive system and the organ is scrotum। दोस्तों स्क्रोटम क्या होता है, इस क्लास में हम स्क्रोटम के बारे में बेसिकली जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैले की जैसी संरचना होती है। अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर का मतलब इन द सेंस कि जैसे बुक्स को रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, बैग्स होता है। ठीक है, बैग होते हैं जिसको अपन स्कूल में लेके कॉलेज में लेके जाते हैं, बुक्स को उसके अंदर रखकर। तो उस बैग का क्या मतलब है, उस बैग का मतलब यह है कि उसको अपन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम आसानी से हमारी बुक्स को लेकर के कहां पे जा सके, स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके और हमारी बुक्स जो है वहां पर सेफ रहे। दोस्तों जैसे बुक्स को सेफ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैग का यूज करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस, उन टेस्टिस को सेफ रखने के लिए, उन टेस्टिस को एक स्थान प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, हमारे पास में होते हैं क्या, स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, ये हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस।
टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। वैसे हमने सिंपल जानकारी ले ली है कि टेस्टिस क्या है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म को बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये जो हमारा स्क्रोटम है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस इसी के अंदर इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसको जो है दोस्तों बाहर, बॉडी से बाहर रखा जाता है। बॉडी से बाहर इसको क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे जो टेस्टिस है, टेस्टिस बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से, सही तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाए। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि बॉडी से बाहर ही स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना है टेस्टिस को रखकर? वो इसलिए कहा क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब उसका हमारी बॉडी से टेम्परेचर कम हो। कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं आप कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म को बनाने के लिए नॉर्मली कितना टेम्परेचर चाहिए? लगभग 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कम चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि इसमें से 2 से 3 डिग्री तक कम टेम्परेचर होना चाहिए हमारे टेस्टिस का, तब जाकर वो नॉर्मल स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लगभग कितना होना चाहिए? लगभग 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर हमारे टेस्टिस का रहेगा तो ही वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, किसका कहना है? मतलब ये टेस्टिस का कहना है कि भैया मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए? 34 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर इससे ज्यादा तुमने टेम्परेचर किया तो हम काम करना बंद कर देंगे। क्या? हम काम नहीं करेंगे, हम जो है स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुम्हारी जो संतान है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसी के वास्ते कि हम अपनी संतान को आगे बढ़ा सके, स्पर्म का आगे प्रोडक्शन कर सके, स्पर्म का नॉर्मल तरीके से प्रोडक्शन हो पाए, इसीलिए इस जो टेस्टिस है इनको बॉडी से बाहर रखा जाता है। बॉडी से बाहर रखने के लिए कहां रखें इसको? तो बॉडी से बाहर रखने के लिए इसको एक थैलेनुमा संरचना बनाई, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको क्या कह दिया हमने? स्क्रोटम कह दिया। दोस्तों स्क्रोटम कहां पे प्रेजेंट होती है? तो दोस्तों नॉर्मली जो ये स्क्रोटम है, इट इज प्रेजेंट sorry, it is hanging at the root of पेनिस। दोस्तों जो स्क्रोटम होते हैं ये रूट ऑफ पेनिस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जहां से पेनिस स्टार्ट होता है उसके जस्ट नीचे उसकी रूट मतलब होता है जड़, उसकी जड़ जहां से पेनिस स्टार्ट होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं कौन? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? इसके अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। इसके अंदर लेफ्ट एंड राइट टेस्टिस, दोनों टेस्टिस यहां पर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। कहने का मतलब बॉडी के अंदर कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं आगे, हम स्क्रोटम की फर्दर आगे डिस्कस करें कि जब हम इसको बाहर से देखते हैं, स्क्रोटम को बाहर से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बीच में से कुछ लाइन है, एक लाइनिंग हमें दिखाई देती है लाइक दैट कि अब जैसे मान लीजिए ये क्या है? स्क्रोटम है, और स्क्रोटम को जब हम बाहर से देखते हैं, बाहर से देखने पर कुछ इस तरह से प्रतीत होता है कि हमें क्या दिखाई देती है? एक पतली लाइनिंग दिखाई देती है हमें बीच में से, और ऐसा लगता है कि ये 2 भागों में डिवाइडेड है। जो ये दोस्तों हमारा ये क्या हो गया? ये लेफ्ट साइडेड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ठीक है, ये हमें बाहर से दिखाई देने पर इस तरह का लग रहा है कि जैसे बाहर से कोई लाइनिंग है। अब ये जो बाहर से लाइनिंग है जो इस स्क्रोटम को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, इस लाइन का नाम देते हैं दोस्तों राफी। इसका नाम देते हैं राफी, या फिर इसी का दूसरा नाम है रिज्ड।
इसका दूसरा नाम क्या है, रिज्ड। या तो इसको राफी कहते हैं या इसको रिज्ड कहते हैं। ऐसा बाहर से देखने पर लगता है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखने की कोशिश की कि क्या ये अंदर से भी ऐसे दो ही भागों में डिवाइडेड है या फिर ये बाहर से सिर्फ देखने पर हमें दो भागों में डिवाइडेड लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको बाहर से काट कर देखा। अब काट के देखा तो क्या दिखाई दिया, बाहर से जब इसको काट कर देखा तो ऐसा दिखाई दिया कि इसके अंदर क्या है, एक टेस्टिस इधर प्रेजेंट है और एक टेस्टिस इधर प्रेजेंट है। इस तरह से हमें दो टेस्टिस दो भागों में डिवाइडेड रहे, दो भागों में देखने को मिले। लेकिन अब ये जो बाहर का जो ये राफी था या रिजिड था, ये तो हट गया बाहर, क्योंकि ये तो बाहर से दिखाई दे रहा था। अब जब देखा गया तो अंदर से भी हमने देखने को क्या मिला, अंदर से भी देखने को ये मिला कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से भी एक मेम्ब्रेन है, एक दीवार है, पतली दीवार इन दोनों टेस्टिस के बीच में प्रेजेंट है। और इस दीवार को हमने कहा था, इस दीवार को क्या नाम दे दिया, इस दीवार को नाम दे दिया था दोस्तों वेंट्रल सेप्टम। और इस दीवार को क्या नाम दे दिया था दोस्तों, इस दीवार को नाम दे दिया था वेंट्रल सेप्टम। ठीक है, इसको वेंट्रल सेप्टम कहा। उसके बाद में बात करते हैं हम कि जो टेस्टिस है, जो स्क्रोटम है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये तो हमने इसका बाहर से व्यू देख लिया, कहां पे प्रेजेंट है वो देख लिया, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो हमने जान लिया इसमें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ, स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ, स्क्रोटम के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज स्किन। दोस्तों स्किन हमारी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो बेसिकली अगर हमारा स्क्रोटम जो अगर बाहरी पार्ट है, मतलब एक्सटर्नल पार्ट है, तो स्किन जो है इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं दूसरा एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया। तीसरा है इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया। फोर्थ नंबर पे है क्रीमेस्टर मसल्स। फिफ्थ नंबर पे है डार्टस मसल्स। दोस्तों ये 5 चीजें होती हैं जो कि हमारे स्क्रोटम को बनाने में अपना योगदान देती हैं। कहने का मतलब स्क्रोटम के अंदर बेसिकली 5 चीजें होती हैं जो कि समझने वाली हैं। सबसे पहले होता है स्किन। स्किन के अंदर क्या है, स्किन में समझने वाला कुछ भी नहीं है। स्किन हमारे बॉडी की बाहरी लेयर है, बॉडी के सबसे बाहर पाई जाने वाली एक लेयर होती है जो कि स्किन है। हम ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हैं। एंड उसके बाद में आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया। दोस्तों एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया सिंपल जैसे मान लेते हैं अपन, ये क्या है, ये क्या है, स्क्रोटम है। ये जो है बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी, स्किन है। उसके अंदर होती है दोस्तों, उसके अंदर पाई जाती है हमारी एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया, और उसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है दोस्तों जिसको कहते हैं अपन इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया। ठीक है, ये सिंपल लेयर होती है स्क्रोटम की, और ज्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। सिर्फ इतना जानना बहुत है कि जो एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया है ये क्या है, आउटर लेयर है, स्किन के जस्ट अंदर पाई जाती है। और इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया क्या है, ये इनर लेयर है जो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया के जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला स्किन हो गया, दूसरा एक्सटर्नल स्पर्मेटेड फेशिया हो गया, और तीसरा इंटरनल स्पर्मेटेड फेशिया हो गया। देन नेक्स्ट आती हैं 2 मसल्स। ये हमारे स्क्रोटम के अंदर पाई जाने वाली 2 मसल्स हैं। एक होती है क्रीमेस्टर मसल, दूसरी होती है डार्टस मसल्स। दोस्तों ये दोनों मसल्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं इसकी लोकेशन, किसकी लोकेशन, हमारे स्क्रोटम की लोकेशन। स्क्रोटम की लोकेशन एंड टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। ये दोनों ही मसल्स किसको रेगुलेट करने में मदद करती हैं, टेम्परेचर को और स्क्रोटम की लोकेशन को। कहने का मतलब हमारे स्क्रोटम की जो लोकेशन है वो
चेंजेस होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने कहा शुरुआत में ही हमने जान लिया था कि जो इसका टेम्परेचर है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने जाना कि संतान की उत्पत्ति इसी पर डिपेंडेड है। अगर इसका टेम्परेचर जरा सा भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा दोस्तों, स्पर्म बिल्कुल भी फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे हमारे टेस्टिस। और उसके बाद में अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ ही सकता है, दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि टेम्परेचर कम भी हो सकता है। अब बढ़ सकता है इसके लिए तो हमने पढ़ लिया कि भाई इसको बॉडी से बाहर पटक दिया, तो कहने का मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो बॉडी से बाहर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो गया। तो ज्यादा तो होगा नहीं, ये तो बात सीधी सी है। लेकिन भैया सर्दी भी तो पड़ती है, अब सर्दियों में तो कम हो सकता है ना टेम्परेचर, तो सर्दियों में कम होगा, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसको हमारी बॉडी जो स्कोटम है वो कैसे सहन करते हैं, और ऐसे ठंड के माहौल को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, उस टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया जाता है, वो डिपेंड करता है इन दो मसल्स पर। कौन कौन सी मसल्स हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, गौर से देखिए इन दो मसल्स को। एक होती है क्रीमेस्टर मसल्स और दूसरी होती है डार्टस मसल्स। चलिए देख लेते हैं कि कैसे रेगुलेट करती है ये। सबसे पहले हमने बात की दोस्तों कि दो मसल्स होती हैं जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं और लोकेशन को भी रेगुलेट करती हैं। सबसे पहले वाली मसल्स को हम देखते हैं। पहली है मसल्स क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। क्रीमेस्टर मसल क्या करती है दोस्तों, एक बार हम डायग्राम की मदद से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये है स्क्रोटम, ठीक है। ये जस्ट स्क्रोटम का डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये क्या है, स्क्रोटम का डायग्राम है और इसके अंदर क्या है, दो टेस्टिस प्रेजेंट है और बीच में क्या है, ये हमारा जो हमने वेंट्रल सेप्टम पढ़ा था वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये क्रीमेस्टर मसल से पहले इसको देखते हैं कि कहां पे होती है। दोस्तों इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि ये एक रस्सी है और इस रस्सी की मदद से क्या हुआ है, जो ये टेस्टिस है ये बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, इस तरह से ये इसने बांध रखे हैं बुरी तरीके से और पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है किसको, टेस्टिस को। अब टेस्टिस को जब इसने पकड़ लिया, ठीक है, अब टेस्टिस को जैसे ही इसने पकड़ रखा है, कहने का मतलब हमारा पूरा का पूरा स्क्रोटम इसके कवर में है। अब जैसे ही टेस्टिस पकड़ रखे हैं, अब मान लीजिए क्या हो गई, सर्दी का माहौल जैसे ही होगा तो ये दोनों मसल्स जो है हमारी, कौन कौन सी, क्रीमेस्टर मसल और डार्टस मसल्स, ये दोनों ही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। सर्दी के टाइम में क्या होता है, ऐसे इनमें खिंचाव आता है, सिकुड़न आती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगी, इनकी जो लेंथ है वो छोटी होगी। अब यहां पर देखिए आप गौर से कि ये कोई रस्सी है और इस रस्सी को आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब ये बंधी कहां से हुई है, ये टेस्टिस से बंधी हुई है। अब जैसे ही ये रस्सी छोटी होगी तो क्या करेगी, जैसे ये कांटेक्ट करेगी तो मतलब क्या होगा, ये खींचेगी। और ये बंधी कहां से हुई है, ये हमारी ऊपर बॉडी से बंधी हुई है। अब जैसे ही रस्सी, जैसे ये मसल्स कांटेक्ट करेंगी, ये सिकुड़ेगी, तो ये मसल्स क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ खींचेगी, किसको, टेस्टिस को। अब जैसे ही ये कांटेक्ट करेगी तो टेस्टिस ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ कहां जाएंगे, हमारी बॉडी की तरफ जाएंगे। तो जो टेस्टिस है वो क्या हो जाएंगे, बॉडी के क्लोज आ जाएंगे। अब जैसे ही बॉडी के क्लोज आएंगे, अगली कंडीशन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी कि बॉडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसके पास, मतलब ये बिल्कुल टेस्टिस जो है वो बॉडी से अटैच हो जाएंगे। अब बॉडी से अटैच हो जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमने पढ़ा है बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमने क्या पढ़ा है, हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 34 डिग्री टेम्परेचर होता है। और बाहर से क्या पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, मतलब इनका टेम्परेचर और डाउन हो गया। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है। तो जैसे ही ये बॉडी के पास में आएंगे तो अब क्या होगा, बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी। यहां पर वो रूल फॉलो होगा, जैसे हम दो बॉक्स हमने यहां पे लिए और जिस बॉक्स में ज्यादा पानी है, मान लीजिए इस बॉक्स में ज्यादा पानी है, इस बॉक्स में कम पानी है, तो पानी ज्यादा से कम की ओर भागेगा। इसी तरह से हमारा जो टेम्परेचर है, जिस साइड में ज्यादा है उस साइड से कम साइड की ओर भागता है। और टेम्परेचर बॉडी की तरफ हमने पढ़ा 37 डिग्री है, तो वो कहां की तरफ आएगा, टेस्टिस की तरफ आएगा। और टेस्टिस इस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेंगे, अपना टेस्ट जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाएंगे। मतलब
सर्दी के टाइम पे क्या होगा, ये जो है ऊपर बॉडी की तरफ अटैच हो जाएंगे और अटैच होने से क्या होगा कि ये अपनी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएंगे। और इसको रेगुलेट करवाने में सबसे पहले किसकी मदद ली, हमने क्रीमेस्टर मसल्स की मदद ली। अब ये तो काम हो गया क्रीमेस्टर मसल्स का। अभी तो एक मसल्स और बची है, कौन सी मसल्स बची है, वो है हमारी डार्टस मसल्स। अब दोस्तों ये एक काम तो कर दिया किसने, क्रीमेस्टर मसल ने। तो डार्टस मसल्स क्या करेगी, डार्टस मसल्स जो है दोस्तों ये क्या करती है, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, ये बाहर की तरफ पूरे स्क्रोटम की तरफ प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये बाहर के साइड में क्या है, ये है हमारी डार्टस मसल्स। एग्जांपल के लिए चारों तरफ के क्या है, डार्टस मसल्स है। अब जो डार्टस मसल्स है, जब हमने पढ़ा है कि जब सर्दी होती है तो सर्दी के टाइम में दोनों ही मसल्स कांटेक्ट करती हैं। अब जैसे ही क्रीमेस्टर मसल्स ने कांटेक्ट किया तो क्या हो गया, टेस्टिस ऊपर की तरफ गए और बॉडी से क्लोज हो गए। और दूसरी मसल्स हमारी इस स्क्रोटम के बाहर की तरफ है, मतलब इसको कवर करके रखा हुआ है स्क्रोटम को पूरे को। तो जैसे ही ये कांटेक्ट करेगी तो क्या होगी, ये पूरे के पूरे को क्या करेगी, ऐसे टाइट कर देगी। किसको, स्क्रोटम को। स्क्रोटम को ये ऐसे टाइट किया इसने तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे तक प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये टेस्टिस भी ऊपर चले गए क्योंकि क्रीमेस्टर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अब जैसे ही इस दूसरी मसल्स ने भी कॉन्ट्रैक्शन किया, किसने, डार्टस मसल्स ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन किया तो जो ये स्किन है, ये तो बहुत बड़ी स्किन है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल था टेस्टिस वो ऊपर चले गए। तो इसमें जो है ये इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से सरवट पड़ जाएंगी। जैसे हमारी कोई जैसे कोई भी चुन्नी होती है, चुन्नी में सरवट पड़ जाती है, चुन्नी में जैसे सरवट पड़ जाती है उस तरह से इसमें सरवट वाली अपीयरेंस आएगी। लाइक क्या बोलते हैं उसको, सरवट अपीयरेंस। सरवट अपीयरेंस मतलब रिंकल्स, सॉरी, रिंकल्स लाइक अपीयरेंस। इसमें क्या हो जाएगा, रिंकल्स लाइक अपीयरेंस आएगी। इस मसल्स की वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा स्क्रोटम क्या हो गया, टाइट हो गया। और स्क्रोटम टाइट होने के बाद में किस तरह की अपीयरेंस अपन को देखने को मिली, रिंकल्स लाइक अपीयरेंस, मतलब जैसे सरवट पड़ जाती है एक चुन्नी में, उस तरह से इस स्क्रोटम के अंदर भी हमें सरवट देखने को मिलती है। तो दोस्तों दोनों मसल्स का हमने काम पढ़ लिया, दोनों किस तरह से काम करती हैं और स्क्रोटम के अंदर और कौन सी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं हम मसल्स के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सिस्टम है, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल्स हैं, हर किसी सेल, हर किसी टिश्यू, हर किसी ऑर्गन, हर किसी सिस्टम और हमारी पूरी बॉडी के हर एक अंग, छोटे छोटे टिश्यू सेल्स को किसकी जरूरत होती है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये भी हमारे बॉडी का अगर एक टिश्यू है, एक ऑर्गन है, एक सेल है, तो इसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी। तो दोस्तों ब्लड सप्लाई इसको मिलती है कहां से, ब्लड सप्लाई इसको मिलती है एक आर्टरी से, और इस आर्टरी का नाम है बाई सुपरफिशियल। कहां से मिलती है, इसको मिलती है दोस्तों ब्लड सप्लाई बाई सुपरफिशियल एंड डीप, सुपरफिशियल एंड डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो हमें किससे मिलती है, आर्टरी से मिलती है। आर्टरी का नाम क्या है, सुपरफिशियल एंड डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। इस आर्टरी की मदद से किसको सप्लाई मिलती है, स्क्रोटम को सप्लाई मिलती है। ठीक है, ये जो स्क्रोटम है इसकी तरफ ये वाली आर्टरी जो है ये इस तरह से ऐसे ऐसे घूम घाम के आएगी और इसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई कर देगी, मतलब इसको ब्लड दे देगी, भैया ले तू भी अपना जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो सारा चीज ले ले। अब जब किसी भी चीज को अगर ब्लड सप्लाई मिल रही है, मतलब किसी चीज को ब्लड दिया जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ब्लड को लेके रखेगी अपने पास। भाई अगर कुछ चीज दी जा रही है तो उसके बदले में भी तो कुछ चाहिए। जिससे दुकानदार होता है, हम उसको पैसे देते हैं, वो हमें सामान देता है, तो हमने पैसे दिए हैं तो सामान तो चाहिए ना हमें। इस तरह से जैसे ही इसको ब्लड सप्लाई मिली तो अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो वापस निकालना पड़ेगा ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या होती है, वेन सप्लाई करती है, मतलब वेन ड्रेनेज होता है। अब वेन ड्रेनेज किससे होगा इसका, वो भी देख लेते हैं। वेन ड्रेनेज, वेन ड्रेनेज, वेन ड्रेनेज होगा दोस्तों इसका बाय सुपरफिशियल एंड
डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। हमने पता है कि ब्लड सप्लाई आर्टरी के जरिए होती है और उसका ड्रेनेज वेन के जरिए होता है। आर्टरी तो है सुपरफिशियल डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, और वेन जो है उसका नाम है सुपरफिशियल एंड डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। तो ये दोनों की इन दोनों की मदद से क्या होती है, इसको ब्लड सप्लाई मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपन इसकी लिम्फेटिक सप्लाई की। लिम्फेटिक सप्लाई, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पूरा। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये भी हमारी बॉडी का एक, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी की तरह होता है। तो इसकी जो है लिम्फेटिक सप्लाई है वो किसकी मदद से होती है? लिम्फेटिक सप्लाई इसको मिलती है दोस्तों बाय इंग्वाइनल लिम्फ नोड, बाय इंग्वाइनल लिम्फ नोड। जो इंग्वाइनल रीजन में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उनसे इसको लिम्फेटिक सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के क्लास में डिस्कस किया अबाउट हमारे स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली, स्क्रोटम के बारे में सारी चीजों को डिस्कस किया, एक एक करके हमने सारी चीजों को जाना। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्रोटम के बारे में कि यह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर लेफ्ट और राइट साइड के जो टेस्टिस हैं वो पाए जाते हैं। इसको बॉडी से बाहर रखा गया है ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। क्यों टेम्परेचर को मेंटेन रखना है? क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए हमारा जो टेम्परेचर है टेस्टिस का वो लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए हमारे बॉडी की तुलना में। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, उससे कम करके लगभग 34 डिग्री टेम्परेचर जो है मेंटेन रहना चाहिए स्क्रोटम का, तब जाके नॉर्मल स्पर्म का जो है प्रोडक्शन हो पाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो इसका टेम्परेचर रेगुलेशन है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, दो मसल्स पर डिपेंड करता है। कि जो एक मसल्स का नाम है क्रीमेस्टर मसल्स, दूसरी मसल्स का नाम है डार्टस मसल्स। दोनों ही मसल्स जब कोल्ड का टेम्परेचर होता है उस टाइम में कॉन्ट्रेक्शन करती है, और कॉन्ट्रेक्शन करके क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती है, हमारे जो टेस्टिस है उसको बॉडी की क्लोज ले जाकर के क्या करती है, वहां से इतना क्लोज ले जाती है कि वहां से टेस्टिस हीट को एब्जॉर्ब कर सके। देन नेक्स्ट जो है हमारी डार्टस मसल्स, ये क्या करती है, ये पूरे टेस्टिस को ये पूरे स्क्रोटम को टाइट कर देती है और रिंकल्स अपीयरेंस आते हैं हमारे स्क्रोटम के अंदर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो ये दो मसल्स हैं ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। उसके बाद में हमने इसकी ब्लड सप्लाई को पढ़ा, देन हमने इसकी लिम्फेटिक सप्लाई को पढ़ा। इस तरह से आज का हमारा जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है वो खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट जो क्लास है हमारी पेनिस पर हो, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक्सटर्नल ऑर्गन के बाद में, एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे पहला हमने स्क्रोटम डिस्कस किया, एक्सटर्नल ऑर्गन में नेक्स्ट जो है पेनिस आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो बनाई जाए और कंटिन्यू हम पूरे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैरी ऑन करें, तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक की ओर, और हम इस रिप्रोडक्टिव और सिस्टम को पूरा कराएंगे अगर आपका साथ बना रहा तो। यहां तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहां तक आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की क्लास देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।